फ्रांस की सियासत में एक तारीखी लम्हा। साबिक सदर निकोला सार्कोजी जेल चले गए। वो पहले फ्रांसीसी सदर हैं जो कैद की सज़ा भुगतने जा रहे हैं। जब निकोला सार्कोजी अपनी अहलिया कार्ला ब्रोनी का हाथ थामे पेरिस में अपनी रिहाइशगाह से निकले तो वहाँ 100 से ज़ायद अफराद ने तालियां बजाकर निकोला निकोला के नारे लगाए। सार्कोजी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी 2007 की इंतखाबी मुहिम के लिए मुअम्मर कज़ाफ़ी से खुफिया तौर पर रकम हासिल की। अदालत ने उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। सार्कोजी ने जेल जाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी साबिक सदर को नहीं बल्कि एक बेगुनाह शख्स को कैद किया जा रहा है और सच जीतेगा, चाहे कीमत कितनी भी भारी क्यों ना हो। अब वो पेरिस की ला सांते जेल के एक छोटे से सेल में कैद हैं, जहां उनके पास सिर्फ एक टीवी, मेज़ और छोटा चूल्हा है और दिन में उन्हें 1 घंटे की सैर की इजाज़त है। उनके वकील ने रिहाई की दरख्वास्त जमा करा दी है, मगर वो कम से कम 3 हफ्ते तक जेल में रहेंगे। 64 साला सने तकाइची मंगल के रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके जापान की पहली खातून वजीर आज़म मुंतखब हो गई हैं। तो सने तकाइची कौन है? 1961 में जापान के नारा प्रीफेक्चर में पैदा होने वाली तकाइची के वालिद एक ऑफिस वर्कर थे और उनकी वालिदा एक पुलिस ऑफिसर थी। उनको सियासी तहरीक 1980 की दिहाई में मिली, जब अमेरिका और जापान के बीच तिजारती तनाज़ा उरूज पे था। उन्होंने 1996 में एलडीपी के साथ पहली बार पार्लियामेंट्री सीट जीती। तब से वो 10 बार एमपी मुंतखब हुई हैं और सिर्फ 1 बार इंतखाबात हारी हैं। 2 नाकाम कोशिशों के बाद वो एलडीपी की रहनुमा मुंतखब हुई। सने तकाइची कहती हैं बरतानिया की साबिक वजीर आज़म मार्गरेट थैचर को देखकर उन्हें सियासत में कदम रखने के लिए इंस्पिरेशन मिली। उनको जापान की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जापान में पहली खातून वजीर आज़म का एजाज हासिल करने वाली तकाइची अपने कंजर्वेटिव ख्यालात के लिए जानी जाती हैं। वो हम जिन्स शादी और शादीशुदा खवातीन को अपना खानदानी नाम बरकरार रखने की बढ़ती हुई मांग की मुखालिफ रही हैं। उनके सियासी ख्यालात के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन अब उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना मालूम हो। तकाइची एक हैवी मेटल ड्रमर रही हैं और वो बहुत सी ड्रम स्टिक्स अपने साथ रखने के लिए मशहूर थीं, क्योंकि वो इंटेंस ड्रमिंग के दौरान उन्हें तोड़ दिया करती थीं। वो एक स्कूबा डाइवर होने के साथ साथ एक कार एंथुसियास्ट भी हैं। सियासत में आने से पहले तकाइची एक टीवी प्रेजेंटर के तौर पर काम करती थी। उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी फीस अदा करने के लिए काम करना पड़ा, क्योंकि उनके वालिदैन ने एक लड़की को यूनिवर्सिटी भेजने से इनकार कर दिया था। आप तो स्कूल कहाँ पे करके? हाँ, ये है ग्रीन और सफेद। कौन कौन सी जगह नजर आ रही हैं आपको? मुझे मैदान भी और वाशरूम, दीवारें, पौधे वगैरह। कोई की जगह गिरी हुई भी है? दरख्त गिरे हुए हैं। ये मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की रिहायशी अरीशा बीबी हैं और ये गुज़िश्ता 1 माह से स्कूल से बाहर हैं। वो सरकारी स्कूल में 3री जमात की तालिब इल्म हैं, लेकिन उनका स्कूल सैलाब के पानी में गिरा हुआ है। सूबा पंजाब में हालिया सैलाब ने लगभग 3000 स्कूलों को मुतासिर किया है। अरीशा को तो इतनी उजलत में घर छोड़कर भागना पड़ा, वो अपना बस्ता भी ना उठा सकी। आज गई थी, घर टूटा हुआ था, बहुत पानी था कमरों में। मेरा बस्ता अलमारी में था, वहीं पे रखा था। हम फिर यहीं पे आ गए। पेंसिल भी थी, शॉप, रेजर, सब कापियाँ भी थी। उर्दू भी पढ़ते हैं, इस्लामियत भी, इंग्लिश भी, अंग्रेजी भी। उनकी तरह बेघर होने वाले दर्जनों बच्चे खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। यहाँ उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं था। जो कैंप शहर में सैलाब से बच जाने वाले स्कूलों के अंदर लगाए गए, वहाँ बेघर बच्चों को तालीम दी जाती रही। बताएं, नहीं, ये कौन सी गिनती लिखी है? लेकिन ये तादाद ज्यादा नहीं थी। ज्यादा तादाद उन बच्चों की थी जो इन स्कूलों से बाहर खैमों में रह रहे थे। सरकारी सर स्कूल है साढ़े, जिथे बच्चे पढ़ते सी। असी सैलाब दे मारे इत्थे आए हैं। इत्थे कोई स्कूल नहीं, कोई यानी सहूलियत नहीं। यहाँ पे हम 70-80 बच्चे हैं। यहाँ पे ना स्कूल है, ना बस्ते, ना कापियाँ, कुछ भी नहीं है। हमारा घर भी डूब गया था और हमारी किताबें भी डूब गई थी और हम वहाँ से निकल के यहाँ पे आए थे। यहाँ पे स्कूल नहीं है और हम पढ़ने नहीं जाते। सूबा पंजाब के जनूबी अजला मुल्तान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। यहाँ दरियाए सतलुज और चिनाब के पानी ने वो इलाके भी डुबो दिए जहाँ लोगों ने आज तक कभी सैलाब नहीं देखा था। ये पानी अब भी वसी इलाके में मीलों दूर तक फैला है और इसकी जद में बहुत से स्कूल भी आए खड़े हैं।
बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं, वरना बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक डैमेज हुए हैं सर। जी, दीवारें गिर गई हैं सर, और कमरे जो हैं गिर भी गए हैं और ख़तरनाक डेंजरस पोजीशन में भी आ गए हैं। कुछ स्कूल ऐसे थे सर कि जिनकी दीवारों गेट के ऊपर से पानी गुजर रहा था, ऐसे भी स्कूल हैं हमारे इलाके में। सिर्फ ज़िला मुल्तान के 90 से ज़्यादा स्कूल तबाह हुए हैं और इनमें पढ़ने वाले 20,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। शहरों के अंदर जो स्कूल बच गए उनमें रिलीफ कैंप कायम करना पड़े थे। इस वजह से यहाँ उन बच्चों की तालीम का सिलसिला भी रुक गया जो इन स्कूलों में पढ़ते थे। महकमा एजुकेशन के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। तबाह होने वाले स्कूलों को बहाल कैसे किया जाए, और जब तक वो बहाल नहीं होते बच्चों की तालीम का बंदोबस्त क्या होगा। ये डाटा हमने कलेक्ट कर लिए और एक इनिशियल रफ कास्ट एस्टिमेट भी हमने लगा लिया और डिपार्टमेंट को हमने भेज दिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो माइनर रिपेयर वाले स्कूल हैं उनको हम 20 या 25 अक्टूबर तक ओपन कर दें। जो बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं उनकी जगह पे हम एक NGO के साथ हम राब्ते में हैं, यूनिसेफ है, तो वहाँ पे टेंटिंग स्कूलिंग हम शुरू करने जा रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, और जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती बच्चों के लिए हम तालीम का कोई मुतबादिल निज़ाम वहाँ पे शुरू कर सकें। जो टर्मिनल क्लासेस हैं उनका तो कोशिश कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम लगा के, जैसे 9th-10th की क्लासेस हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड की हैं, उनकी कमी को हम पूरा कर लेंगे। दूसरी जो 1 से लेके 5 तक की क्लासें हैं वो क्योंकि इंटरनल असेसमेंट होती है उसकी, तो वो कोशिश करेंगे वो भी मिनिमाइज़ करें नुकसान उनका। सूरत हाल इसलिए भी पेचीदा है कि बहुत से स्कूलों तक रसाई में भी अभी वक्त लगेगा। बहुत से इलाकों में स्कूलों की तरफ जाने वाले रास्ते पानी के नीचे हैं। खदशा है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले बरसों में पाकिस्तान को सैलाबों का ज़्यादा तवातुर से सामना रहेगा। ऐसे में एजुकेशन के हुकाम चाहते हैं कि कौमी सतह पर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे आफात के दौरान भी बच्चों की तालीम का नुकसान कम से कम हो। ये छोटी और ये यूक्रेन ने रूस के अंदर दूर तक मिसाइल हमले किए हैं ताकि उसे भी वैसा ही दर्द महसूस हो जो यूक्रेन बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन यूक्रेन अब शिद्दत से चाहता है कि अमेरिका उसे टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल फराहम करे, और इसका इजहार उन्होंने अमेरिकी वज़ीर दिफा की मौजूदगी में किया। एक बहुत अहम मामला है दूर तक पार करने वाले मिसाइलों का जो हमारे पार्टनर्स के पास हैं। इन मिसाइलों के नाम से सभी वाकिफ हैं। वो बात कर रहे थे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की। उनको गिराना मुश्किल है क्योंकि उनकी रफ्तार 500 मील फी घंटा से ज़्यादा है। ज़्यादा धमाका खेज मवाद ले जा सकते हैं, लेकिन ये महंगे हैं। एक मिसाइल की लागत $1 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन उनका असल फ़ायदा उनकी रेंज है। अब तक मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जो मिसाइल फराहम किए हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, लेकिन एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल चाहे ज़मीन से दागा जाए या समंदर से 8 गुना ज़्यादा फासले यानी तकरीबन 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। इससे रूस के कई मज़ीद फ़ौजी ठिकाने हदफ में आ सकते हैं। इनमें से चंद एक ये हैं, मसलन एंगल्स एयरबेस जहाँ से रूस अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करता है, और वो कारखाने जहां ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या टोमाहॉक मिसाइल वाकई इस जंग का रुख बदल सकते हैं? मेरे ख्याल में जितने मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को दे सकेगा वो कम होंगे और फौजी लिहाज से ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे, मगर हाँ सियासी तौर पर इसका फायदा होगा कि एक अहम सलाहियत को यूक्रेन के लिए मुख्तस किया जाए। तो इसका मतलब दर हकीकत अमेरिका और रूस के दरमियान तनाव कम करने के अमल का खात्मा होगा। ये शायद सदर ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दें। सदर पुतिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक देने का मतलब जंग में शिद्दत लाना होगा, और ये हकीकत कि दोनों फरीक अब भी बात कर रहे हैं ये जाहिर करती है कि हतमी फैसला अभी नहीं हुआ।